मध्य प्रदेश से भी एक बड़ा अपडेट है। कांग्रेस का हार पर मंथन, कांग्रेस अब इस हार पर मंथन कर रही है, समीक्षा कर रही है। कांग्रेस दफ्तर में कमलनाथ ने बैठक ली है और हार पर कमलनाथ का बयान सामने आया कि कोई निराशा नहीं, आप लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। तो चुनाव हारने के बाद कमलनाथ का ये बयान सुन लेते हैं। पहले मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रिपोर्ट करूँगा। कार्यकर्ताओं ने क्या बताया? सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, सब उम्मीदवारों में बहुत जोश है। जो निराशा जी, मैंने किसी की निराशा की बात नहीं करी। तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है और कमलनाथ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है। ब्रजेश से हम बात करते हैं इस पर। ब्रजेश, ये कैसे मुमकिन है? मतलब अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि शायद कमलनाथ के पास भी अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, इसलिए कह दिया कि हम आगे के चुनाव की, लोकसभा की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, निश्चित ही बहुत बड़ी हार है मध्य प्रदेश में। ऐसी हार की कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनका वोट शेयर वही रहे, मगर विरोधी का वोट शेयर 7 से 8% बढ़ जाए और आपकी 48 सीटें कम हो जाएं। कहाँ आप सरकार बनाने के सपने देख रहे थे और कहाँ 100 से नीचे आके 48 सीटें कम होगी। तो अब कांग्रेस के पास बहुत बुरा दौर है कांग्रेस का, क्योंकि यही वजह है कि अब किसी तरह हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ और कह रहे हैं कि किसी प्रकार की निराशा नहीं है। पार्टी की जो मीटिंग से जो विधायक निकले, उन्होंने हमको बताया कि कमलनाथ ने कहा है कि हौसला मत छोड़िए, जो शिकायतें आई हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ईवीएम पे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी कैसी हुई है, आगे के चुनाव की तैयारी की जाए। कमलनाथ पूरे राज्य में अब दौरे करेंगे और सबसे बड़ी बात जो बेहद अहम है, सभी जो विधायक हैं उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में भरोसा जताया। उम्मीद ये की जा रही थी कोई तो उठ के कहेगा कि अब नेतृत्व में परिवर्तन हो, मगर ऐसा जरा भी नहीं हुआ। कमलनाथ के नेतृत्व में सभी विधायकों ने, जीते हुए और हारे हुए लोगों ने भरोसा जताया। हालांकि इस पूरी बैठक में गजब मायूसी थी, कोई विधायक बोल नहीं रहा था, लोगों के गले भरे हुए थे और कुछ तो रोने भी लगे। मगर सब बड़ी हार है और बड़ी हार से उभरेगी कैसे कांग्रेस, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में देखिए कार्यकर्ताओं का किस तरीके से हतोत्साहित होना बनता भी है, क्योंकि बहुत बड़ी हार भी है ये। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर तेलंगाना से भी आ रही है और तेलंगाना से खबर है कि 7 दिसंबर को तेलंगाना के सीएम पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी शामिल होंगे, रेवंत के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे उस दिन, जो जानकारी मिल रही है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं रेवंत रेड्डी और तारीख जो है वो भी अब तय हो गई है। 7 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी और कुछ मंत्री भी उस दिन शपथ ले सकते हैं। राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए उत्तर दक्षिण में किस तरीके से जो सियासत है वो बटी हुई है, ये जरा यहां बड़ी स्क्रीन के जरिए हम समझ लेते हैं। बीजेपी का उत्तर, कांग्रेस का दक्षिण। कैसे उत्तर भारत में बीजेपी काफी लोकप्रिय पार्टी है, साफ तौर पर यह समझ आ रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण में कांग्रेस का जादू चला है। उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रचार पर बीजेपी का जोर हमेशा रहा है। प्रवासी मजदूरों, संस्कृति को साधने की कोशिश कांग्रेस करती है। इधर उत्तर भारत की संस्कृति पर जोर से बीजेपी को फायदा भी मिला। दक्षिण में इस पैटर्न से बीजेपी को नुकसान हुआ, कोई फायदा वहां पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ये कैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उत्तर वर्सेस दक्षिण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो देखिए एक राज्य जहां पर जीत हासिल हुई और उसी को लेकर अब शपथ ग्रहण की तैयारी किस तरह से हो रही है। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अंकित, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए और रेवंत रेड्डी का नाम जो है जैसे जो चुनावी नतीजे सामने आए थे उसी के बाद में ऐलान कर दिया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा भी लगातार कहा गया था और जो स्थानीय नेतृत्व था उन्होंने भी इस बात में जो है किसी तरीके का जो विरोध नहीं किया था, क्योंकि कहा लगातार यही गया था कि रेवंत रेड्डी ने जो मेहनत की है उसका उनको फल मिलना चाहिए। और समझा जा सकता है शिरीन, आप ऐसे माहौल में जहां पर आप 3 जो महत्वपूर्ण राज्य हार चुके हो, चौथे राज्य में भी अगर किसी तरीके की बगावत हो जाती है तो कांग्रेस के लिए तो और ज्यादा मुश्किलें हो सकती थी। और अभी तो जो तेलंगाना का जो चुनाव हुआ है, अब ये कहा जा रहा है कि जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है और कांग्रेस दक्षिण भारत की, लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो गया है? महत्वपूर्ण ये हो गया है कि उत्तर भारत के जिन राज्यों की अब जिक्र हो रही है वहां से करीबन 200 से ज्यादा सीटें आती हैं उत्तर भारत और मध्य भारत को जोड़ करके। तो ऐसे में अगर ये कह भी दिया जाए कि कांग्रेस दक्षिण भारत की पार्टी हो गई है तो उससे उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। और ये बात कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को बखूबी पता है और इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से डिवीजन हो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत।
क्योंकि इससे नुकसान विपक्ष का है। विपक्ष का नुकसान है सीधे तौर पर। तो एक राज्य में जीत को लेकर जिस तरीके से अब तैयारियां हो रही हैं शपथ ग्रहण की, तो दूसरी तरफ 3 राज्य जहां पर बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी इस वक्त गदगद दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यहां पर महत्वपूर्ण अभिषेक ये हो जाता है, आपसे मेरा सवाल है अभिषेक, कि जो 2023 की जीत है, क्या 2024 में यही जीत देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि 2023 की जो जीत है ये एक बड़ा फैक्टर बन के उभरी 2024 के लिए। आपको याद कीजिए, इसके पहले वाला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी 3 राज्य हारी थी, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और उसके बाद बाउंस बैक करते हुए 300 से ऊपर सीटें उसने जीती थी। तो जब वो हारी थी और 300 सीटें जीती थी, और जब ये मनोबल इतना शिखर पे है कार्यकर्ताओं का, ये तीनों राज्य जो है बीजेपी ने जीत लिए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।